बचपन से मुझे राइडिंग का शौक़ था। बेसिकली ये एक बाइकर है जिन्होंने सिंध से कश्मीर तक बाइक पे सफ़र किया है। ये मतलब सीखा है या कोई अचानक कोई शौक़ आ गया और बस चलाना, खुद ही गिरना खुद ही उठना? कौन सी बाइक जो सबसे पहले चलाई है और कहाँ तक पहुँच चुकी हो, कौन सी चला रही हो? YBR चूज़ की क्योंकि उसकी लुक थोड़ी सी स्पोर्टी है और जो उसकी बॉडी है उसकी फ़ील ऐसे आती है कि आप हैवी बाइक राइड कर रहे हैं। सबसे जो लंबा सफ़र मैंने किया है वो किया है इस्लामाबाद से ओरमाड़ा बीच तक। मैं पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट करूं और लाइक एक पॉजिटिव इमेज ताकि हमारा बाहर जाए। YBR मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस पर बैठ के वो एक स्पोर्टी फील आती है मुझे। गर्ल्स तो मुझे सारी ही सपोर्ट करती हैं, वो तो जो भी देखती हैं तो थम्स अप करती हैं। एक्सीडेंट मेरा हुआ था, मैं क्रॉस के पीछे टैक्सी वाले ने आके हिट किया। लड़के मुझे बोल के गए थे, हाँ हड्डियाँ टूटी हैं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और नाज़रीन, वक्त आ गया है कि सिंध पे नाजुक से सिंध पे आहन बना जाए। पाकिस्तानी ख़वातीन जो हर शोबे में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं और हर चीज़ को जो है वो इस तरीके से इतनी सॉलिड चीज़ों में काम कर जाती हैं और कभी कभी इंसान हैरान भी हो जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको मिलवाएंगे इसी तरह की एक बहादुर लड़की से जिन्होंने पाकिस्तान का सफ़र जो है वो बाइक पे किया है। बेसिकली ये एक बाइकर हैं जिन्होंने सिंध से कश्मीर तक बाइक पे सफ़र किया है। अकेले आना जाना और इस सोसाइटी का जो है वो सामना करना कितना मुश्किल है और कितना आसान, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो मच ज़हरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे मशल अपने बारे में बताएं कि आप जो है वो एक बाइकर हैं, किस तरह बाइकर बन गए? किस तरह बाइकर बनी ये तो बहुत लंबी स्टोरी है बतानी, लेकिन ये है कि बचपन से मुझे राइडिंग का शौक़ था। तो डिफरेंट मैंने साइकिल्स वगैरह ट्राई की। तो वो फिर आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, तो साइकिल से मैंने कोशिश की कि मैं मूव करूं बाइक की तरफ। तो इस तरह फिर मैंने साइकिल छोड़ के तो बाइक राइडिंग स्टार्ट की। स्टार्ट में काफ़ी दफ़ा गिरी हूँ, फिर मैंने उसको 3-4 साल स्किप किया है, लेकिन उसके बाद जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई है कि मुझे ये करना चाहिए तो फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा से स्टार्ट लिया है। तो आपने मतलब सीखा है या कोई अचानक बस शौक़ आ गया और बस चलाना, खुद ही गिरना खुद ही उठना? सीखा ऐसा तो किसी से नहीं है, बस वो क्योंकि साइकिल चलाते हुए वो फील होती थी कि यार टांगें थकती हैं साइकिल पे और स्पीड भी नहीं इतनी देती, तो खुद ही से उसको स्टार्ट किया है और गिरती पड़ती भी रही हूँ, जाहिर है। और हर दफ़ा गिरती थी तो फिर उसके बाद कहती थी कि यार अच्छा दोबारा इससे थोड़ा मज़ीद कोशिश करूँगी बेहतर करने की। ऐसा नहीं है कि स्किप कर दिया हो बिल्कुल ही, क्योंकि अक्सर गिरने के बाद जब आपकी टांग शांग टूटती है या चोट शोट लगती है तो आप हिम्मत हौसला थोड़ा हार जाते हैं। लेकिन मेरे केस में ये हुआ कि मुझे मज़ीद उस चीज़ ने इनकरेज किया और मुझे मेरे अंदर से वो डर खौफ निकल गया कि यार गिर गई तो क्या होगा या लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मुझे मिशेल अपने बारे में बताओ कि कौन सी बाइक जो सबसे पहले चलाई है और कहाँ तक पहुँच चुकी हो, कौन सी चला रही हो आज? मैंने जो सबसे पहले चलाई थी जिस पे ट्रेनिंग कह सकते हैं ली है, वो CD70 थी। मेरे छोटे भाई तक्की की थी। उसको वो मुझे कुछ खास इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे शुरू से हैवी बाइक्स का शौक़ था। मुझे ऐसी बाइक पसंद है जिसकी लुक थोड़ी सी अच्छी हो, स्पोर्टी लुक हो। तो उसके बाद जब मैं इस काबिल हो गई कि अपनी मैं थोड़ी अरेंज कर सकूं, तो उसके बाद फिर मैंने YBR चूज़ की क्योंकि उसकी लुक थोड़ी सी स्पोर्टी है और जो उसकी बॉडी है उसकी फ़ील ऐसे आती है कि आप हैवी बाइक राइड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वो ठीक थी, लेकिन फिर मेरा शौक़ थोड़ा डाइवर्ट हो गया कि हैवी बाइक से मेरा शौक़ इस तरफ चला गया कि मैं इस पर कहाँ ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से घूमने का भी बहुत शौक़ था। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट करूं और एक पॉजिटिव इमेज ताकि हमारा बाहर जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ़ कंट्री है जहाँ पे लड़कियां घूम फिर सकती हैं, आराम से बाइकिंग कर सकती हैं। तो फिर मैंने जो है वो सुजुकी चूज़ की, सुजुकी की जो GS 150 होती है, और उस पर अब तक मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ। अच्छी बाइक है वो काफ़ी, लेकिन YBR मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस पर बैठ के वो एक स्पोर्टी फील आती है मुझे बताओ कि अभी आपने बात की कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है और यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा? कितना सपोर्टिव है पाकिस्तानी कम्युनिटी? पाकिस्तानी कम्युनिटी फ़ॉरेनर्स के लिए बहुत सपोर्टिव है क्योंकि मेरे कुछ फ़ॉरेनर्स फ्रेंड भी हैं, कुछ कोरियंस हैं और कुछ चाइनीज़ भी हैं। तो उनके साथ जब मैं जाती हूँ तो सब बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर मैं अपनी किसी कोरियन फ्रेंड को पीछे बिठा कर राइड कर रही हूँ तो हर बंदा इस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा होता है
और लेकिन अगर मैं अकेले राइड करती हूँ तो कभी ना कभी मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि लड़के कुछ तंग करते हैं, कुछ हरास करने की कोशिश करते हैं, रेस लगाने की, स्पीडिंग करने की। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इनकरेज करते हैं लोग, सपोर्ट भी करते हैं। तो एक मिले जुले तासरात हैं सोसाइटी के, लेकिन मेजॉरिटी गर्ल्स तो मुझे सारी ही सपोर्ट करती हैं। वो तो जो भी देखती हैं तो थम्स अप करती हैं, और जो लड़के हैं उनमें से अंकल्स भी थम्स अप करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कुछ लड़के भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ तंग भी करते हैं। हाँ, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपको गंदे अंडे मिलते ही हैं, तो वो जो गंदे अंडे हैं कभी कभी वो बहुत मुझे परेशान कर देते हैं। बट नाउ आई एम यूज्ड टू ऑफ इट। और शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, फिर इंसान जो है वो यूज्ड हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छी खासी स्पीड में जो है वो आप बाइक चलाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़का साथ से गुजर गया और उसको आपने कट कर दिया और उसकी ईगो हर्ट हो गई हो? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लड़की जो है वो कट मार के चली गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर ही फैसल एवेन्यू पे ही मेरे साथ ये हुआ था, और मैंने एक लड़के को क्रॉस किया था क्योंकि वो स्लो स्पीड में था, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसने पूरी कोशिश की कि मैं इसको जाके क्रॉस करूँ, लेकिन वो सीढ़ी 70 पे था और वो 3 लड़के थे। तो मैंने कहा बेटा 1 to 5 के साथ मुकाबला वैसे भी नहीं है सीढ़ी 70 का, और तू 3 लोग बिठा के कर रहा है। तो मैंने फिर अपना मीटर बढ़ा के फुल रेस कर दी, तो वो लड़का पीछे ही कहीं रह गया, फिर नज़र ही नहीं आया। कैसा फील होता है जब इस तरीके से जो है वो आप इतना ज़रा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा हाई हो जाता है इस तरीके से करना, तो कैसा फील हो रहा है? अब तो अच्छा लगता है। पहले तो मैं थोड़ा डरती थी, जब लड़के मुझे क्रॉस करते थे या मेरे साथ स्पीडिंग करते थे तो मैं अपनी बाइक बिल्कुल स्लो कर लेती थी, या मैं साइड पे रोक लेती थी कि ये गुजर जाए, मैं उसके बाद जाऊंगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब मैं उनको इजीली क्रॉस कर जाती हूँ, और वो चीज़ मुझे अच्छी फीलिंग दे रही होती है। फैमिली का रिएक्शन कैसा है? पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं, वो क्या कहते हैं? ज़ाहिर है यहाँ पे सड़क बहुत सारी स्मूथ तो चीज़ें नहीं मिल रही होती, कभी कभी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फैमिली का रिएक्शन? फैमिली मेरी कुछ ज़्यादा सपोर्टिव स्टार्ट में नहीं थी, और मेरे फादर ने मुझे एक गाड़ी लेके दी कि तुम इस पर ड्राइव करो, बाइक छोड़ दो, बाइक की कोशिश और ये सारी चीज़ें रख दो, तुम लड़का नहीं हो। उन्होंने मुझे प्रॉपर समझाया। मैंने 1-2 साल गाड़ी चलाई, मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आया, वो थ्रिल फील नहीं होता था। गाड़ी में यहाँ पे लॉक हो जाते हो जब डब्बे में बैठे हुए हो। तो देन मैंने कहा नहीं, मुझे गाड़ी मज़ा नहीं करा रही थी, मैंने वो गाड़ी सेल कर दी। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे दूसरी गाड़ी लेके दी कि तुम्हें बड़ी गाड़ी ले देता हूँ। तो वो इतने सपोर्टिव है माशाल्लाह, उन्होंने मुझे 2-2 गाड़ियाँ लेके दी हैं। लेकिन ये किस लिए सोचा 2-2 गाड़ियाँ लेके तो शायद बच्ची का शौक खत्म हो जाए। शायद इसका शौक खत्म होता है, ये बाइक छोड़ के गाड़ियों पे आ जाए। लेकिन मैंने अपनी ज़ाती 2-2 बाइक्स रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे वो YB और सुजुकी दोनों मेरे पास हैं, तो मुझे उस पर ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और लेकिन अब माशाल्लाह से फैमिली सपोर्टिव है, उन्हें आइडिया है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। सिर्फ अपने शौक़ के लिए ही नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हूँ, यहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट कर रही हूँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ, मैं एज अ सोशल वर्कर भी काम करती हूँ। तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि हमारी बेटी का जो है ना विजन ब्रॉड है, तो नाउ दे आर सपोर्टिंग मी एज वेल। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मशल बताओ मुझे कि आप जो है वो कहाँ से कहाँ तक का सफ़र आपने अब तक कर लिया और आगे क्या आपके प्लान्स हैं? सफ़र मैंने मिला जुला हुआ ही किया है। बाइक पे भी काफ़ी सफ़र किया है, लाहौर तक और मुल्तान तक भी। उसके अलावा यहाँ से इस्लामाबाद के जो करीब करीब के एरियाज़ हैं सारे, मतलब 4-5 घंटे की ड्राइव तक, वो भी मैं करके आई हूँ। और सबसे जो लंबा सफ़र मैंने किया है वो किया है इस्लामाबाद से ओरमाड़ा बीच तक। वो बलूचिस्तान का एक बीच है, गवादर से पहले आता है, वहाँ तक मैं गाड़ी पे गई थी। और वो सफ़र बहुत ही लेंथी था, बहुत ही लंबा था, और दैट वाज लाइफ चेंजिंग, क्योंकि उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैंने तो आगे तक जाना था बलूचिस्तान में, लेकिन मसला ये हुआ था कि मेरी गाड़ी का टायर थोड़ा मसला कर रहा था, और वहाँ पे कोई ऐसी शॉप नहीं थी जहाँ से मैं रिपेयर करवा सकती, तो मुझे कराची वापस आना पड़ गया था। नॉर्दर्न साइड पे भी काफ़ी एरियाज़ ट्रैवल किए हैं, और नॉर्दर्न साइड का ये है कि वहाँ मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे जब देखते हैं, अगर मैं बाइक पे आ रही हूँ, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे फ्री कप ऑफ टी ऑफ़र करते हैं, मैम आप चाय पी लें, या हमारे पास आप खाना खा लें इवन। और हरीपुर के जो एरियाज़ के हैं वहाँ पे कुछ लोग इवन मुझे इनवाइट करते हैं कि मैम आप आएँ विद फैमिली हमारे पास, यहाँ पे कैंपिंग करें, खाना खाएं, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, और मैं जहाँ कहीं भी नॉर्थ में गई हूँ बाइक पे, मुझे एज सच कोई इशू नहीं हुआ किसी भी तरह का। ये बहुत अच्छी बात है कि एक लड़की होकर आप इतनी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी करी हैं, अपना शौक़ भी पूरा करी हैं। लोगों को अच्छा रिस्पांस जो है ना वो इंसान को बड़ा कर देता है, फिर मज़ीद दिल करता है कि वो काम किया जाए। जी बिल्कुल, जब लोगों का अच्छा रिस्पांस होता है ना आपके साथ, तो आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आपको लगता है कि यार मुझे उस चीज़ का सिला मिल गया है जो मैं कर रहा था।
अच्छा मशल, आप तो माशाल्लाह से अपने काम में अच्छा ग्रो कर रही हो और इंशाल्लाह आगे भी आपके प्लान्स हैं, आप जाएंगी। तो दूसरी लड़कियों को क्या मैसेज दोगी कि वो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके बहुत सारे शौक़ हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही, तो उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि हमेशा हमेशा पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें, पेरेंट्स को अपने भरोसे मिलें, उनको अपना विज़न बताएं, उनके साथ डिस्कस करें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो जनरेशन गैप का, कि हम अपनी चीज़, अपना विज़न, हम अपना मिशन, अपने गोल्स पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते। तो उसमें दो ही सूरत हाल हो जाती है, या तो बगावत कर जाएँ या उन्हें समझा लें। लेकिन बगावत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आखिर हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते होते, वो हमेशा चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, खुश रहे, इसकी ख्वाहिशात पूरी हों। तो आप कोशिश करें, आपका जो भी मिशन है, जो भी गोल है, जो भी विज़न है, जिस भी सेक्टर में आप काम करना चाहती हैं, आप अपने पेरेंट्स को वो कन्विंस करें, उसके तरीके बताएं कि मैंने ये गेम प्लान बनाया हुआ है, मैं इसको ऐसे ऐसे लेके चलना चाहती हूँ। अगर आपके अब्बा जी नहीं मानते तो टिप है ये, आप किसी फैमिली के बड़े ऐसे पर्सन की हेल्प भी ले सकते हैं जिसके आप लाडले हों या जो इन चीज़ों को सपोर्ट करता हो। आपने बहुत अच्छा काम किया कि जाते जाते टिप दे दी है। एक सवाल जो लास्ट में मुझे याद आ गया कि कोई ऐसा यादगार सफ़र भी बता दें और यादगार चोट भी बता दें जो आपको आज भी याद है। यादगार सफ़र अगर मैं आपको बताऊं तो वो मेरा इस्लामाबाद से लाहौर तक का था। इसी रमज़ान में मैंने सहरी तक पहुंचना था, वहाँ ऐसे ही बैठे बैठे दिल किया कि आज सहरी लाहौर में करते हैं। तो अफ्तारी के बाद तो हम लोगों ने 10 बजे सफ़र शुरू किया और उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, तकरीबन सहरी के टाइम तक पहुँच गए थे। और हाँ माशाल्लाह से, और उसके बाद हमने सहरी करके रोज़ा रख लिया, और रोज़ा रख के तो वहाँ जाते ही, वहाँ पे मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, जाते ही हम लोग सो गए क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे। वो सबसे यादगार सफ़र था। हाँ, उसके बाद जब हमने अफ्तारी की तो अब दिल किया अब सहरी इस्लामाबाद में वापस जाके करें। तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद हम वहाँ से निकल पड़े और फिर इस्लामाबाद वापस। बहुत अच्छी बात है। यादगार चोट है वो मरी रोड पे मैं गिरी थी, एक्सीडेंट मेरा हुआ था, मैं क्रॉस करी थी, पीछे मुझे टैक्सी वाले ने आके हिट किया था। तो वो चोट बहुत बुरी मुझे लगी थी, और इवन के लड़के मुझे बोल के गए थे हाँ हड्डियाँ टूटी हैं तुम्हारी। तो वो मेरा सबसे यादगार चोट है, क्योंकि वो चोट काफ़ी दिन तक रही थी। और उसके बाद मेरी वालदा ने सख्ती से पाबंदी लगा दी थी कि ख़बरदार तुमने ऐसे नहीं करना, बाइक नहीं चलानी, हड्डियाँ तोड़ लोगी, तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। तो मैंने फिर हफ्ता 10 दिन बाइक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और उसको आराम से खड़ा रहने दिया है जब तक प्रॉपर ठीक नहीं हो गई। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि साउथ पंजाब से हूँ मैं, मुल्तान साइड से हूँ, तो उनको सबसे बड़ा कंसर्न होता है यार इससे कौन शादी करेगा। पूरी फैमिली को इस चीज़ का ज़्यादा कंसर्न होता है कि मुल्तान में कोई लड़की इस तरह की हरकतें नहीं कर रही जो हमारी बेटी कर रही है, और फिर गिर पड़ रही है, तो खुदा न खास्ता इसको कुछ हो गया तो कौन लेके जाएगा इसको। मैं इस तरह से रिस्पॉन्स करती हूँ कि मैं उन्हें कहती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी ना किसी को किसी ना किसी के लिए बनाया ही है, तो जो मेरे लिए बनाया है वो मुझ तक तो पहुँच ही जाता है। तो अब तक जो कुछ मेरे लिए बनता रहा है अल्लाह ताला ने मुझ तक पहुँचाया है, तो इस चीज़ से मुझे कंसर्न नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत इसकी ज़रूरत है कि इसको जो है वो उगाया जाए, शुरू से जो है वो पैदा किया जाए, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं और वो सही भी होते हैं। आपने मशल ज़हरा की बात सुनी जिन्होंने बाइक का जो है वो सफ़र, अपने बाइक के सफ़र के बारे में बताया जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में किया, और आगे भी इनका इरादा है कि वो करें। और इन्होंने जो एंड में मैसेज दिया कि लड़कियाँ जो जिस तरीके का भी शौक़ रखती हैं, अपने पेरेंट्स को लाजमी जो है वो पहले राज़ी रखें, राज़ी करें, और उनको राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। वी रियली होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।